1.1. Question number 1. It says a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. वो कहता है एक देखो एक वर्टिकल पोल है उससे एक सर्कस का एक सर्कस साइड एक लॉन्ग रोप इज टाइड. करेक्ट. दोबारा देखो अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप. एक 20 मीटर लॉन्ग रोप है विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड. इसको हमने टाइटली स्ट्रेच कर दिया सो दैट देयर इज नो स्लैग इन इट. करेक्ट. एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड. सही है. समझ में आ रहा है. सो दिस इज योर पोल, दिस इज योर ग्राउंड एंड दिस इज योर रोप. क्लियर. मार्क इट एज ABC. रोप की लेंथ 20 मीटर दी हुई है. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री. अगर एंगल 30 डिग्री बनाया जाता है. बोलो उसने क्या मांगा है. हाइट ऑफ अ पोल. अब नाउ दिस इज योर हाइट. करेक्ट. हाइट यानी कि परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में कौन सा रिलेशन होता है. साइन. ठीक है. सो आप क्या लिखवाओगे. इन ट्राइंगल ABC साइन 30 इक्वल टू व्हाट. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. और परपेंडिकुलर क्या है AB. हाइपोटेन्यूज क्या है AC. करेक्ट. साइन 30 की वैल्यू 1/2. AB is the one we need to find out. AC is 20, so AB की वैल्यू हो गई 10 मीटर. Got it? Start with second question. Question number 2 says a tree breaks due to storm. हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और बच्चों को इसका कई बार समझ नहीं आता कि what it wants to say. देखो ये कहता है कि आपके पास में एक ट्री था. सही है. दिस इज द ट्री. सही. अब ये जब आंधी तूफान आती है एक स्टॉर्म आता है तो ये जो ट्री है वो ब्रेक कर जाता है. करेक्ट. A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. अब सोचो कि ये जो ट्री का टॉप है जब ये ट्री बीच में से ब्रेक होगा. अब कईयों को लगता है ये अपरूट हो गया. अपरूट का मतलब होता है रूट से निकल जाना. ये अपरूट नहीं हुआ. इसका जो टॉप वाला पार्ट है जैसे होता है ना लंबे ट्रीज होते हैं तो क्या होता है ब्रेक हो जाते हैं बीच में से. तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला जो सपोज कर लो कि ये पहले ट्री ऐसी कंडीशन में था. अब ये ब्रेक हुआ और इसका ऊपर वाला पार्ट नीचे ग्राउंड की तरफ जाएगा यानी कि दिस विल बी द टॉप ऑफ द ट्री एंड इट विल टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड. अब ये भी पार्ट एग्जैक्टली ट्री है और ये भी पार्ट ट्री है. भाई एक ट्री है. ठीक है. और वो बीच में से ब्रेक हो जाता है. अब ये ब्रेक हो गया अगर तो ये वाला जो पार्ट है ये नीचे को जाएगा कि नहीं. तो ये भी ट्री का पार्ट जो कि ये तो नीचे रह गया ग्राउंड के साथ में और जब ये ब्रेक होके नीचे को लगेगा तो ऊपर वाला पार्ट भी तो ट्री हो गया. सही है. समझ में आ रही है. The distance between the foot of the tree and to the point where the top touches. यानी कि यहाँ पर है foot of the tree और जब ब्रेक करके यहाँ पर टच हुआ टॉप ऑफ द ट्री तो इन दोनों के बीच में जब वो ग्राउंड पर टच हुआ तो उसका 8 मीटर डिस्टेंस है. बेस. गॉट इट. क्लियर हो गया. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. अब मुझे एक चीज बताओ जब आपको हाइट ऑफ द ट्री निकालना होगा तो आपको परपेंडिकुलर लगेगा हाइपोटेन्यूज लगेगा या दोनों लगेंगे. दोनों लगेंगे. It is not about now the perpendicular or hypotenuse. It is perpendicular and hypotenuse. और ये दोनों को ऐड करके तभी हमें टोटल लेंथ मिलेगा ना ट्री का. Have you understood this question? Clear? तो आपने इसको लिख दिया जैसे ABC. आप पहले इसको अगर परपेंडिकुलर निकालना चाहते हो तो टेंजेंट लगा लो और अगर आप हाइपोटेन्यूज निकालना चाहते हो तो कॉस लगा लो. ठीक है जी. तो मैं इसको सॉल्व करती हूँ. इन ट्राइंगल ABC अगर मैं परपेंडिकुलर लगाती हूँ तो टेंजेंट 30 इक्वल टू व्हाट. परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर हमें निकालना है. टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 होती है. दिस इज 8. सो यू कैन
राइट इट एज 8/√3 एज AB. रूट कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, so you have to multiply numerator and denominator with root such that you will get 8/3√3 मीटर AB. करेक्ट. ये होगी AB की वैल्यू. और अब आपको AC भी निकालना पड़ेगा. तो AC के लिए आपने क्या करना है, cos 30 डिग्री इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. cos 30 की वैल्यू होती है √3/2. गॉट इट. और BC इज 8, AC आपको फाइंड आउट करना है. आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो सच दैट √3 into AC is equal to 8 to the 16. AC is equal to 16 डिवाइड बाय √3, जिसको जब मैं वापस करूंगी तो इट वुड बी 16√3/3. सही है. रैशनलाइजेशन मैंने एक ही स्टेप में कर दिया. अब क्या करोगे, नाउ द टोटल हाइट ऑफ ट्री, total height of tree, that would be, बोलो, AB plus AC before storm. तो उससे ज्यादा इजी हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि स्टॉर्म के बाद हुआ ना. बिफोर स्टॉर्म तो इट वाज कंप्लीट. सो यू कैन राइट इट एज 8/√3 डिवाइड बाय 3 प्लस 16. सही है. ये दोनों ऐड कर दिए, डिनोमिनेटर सेम है, सो वी विल राइट 3, 8√3 और 16√3. व्हाट वुड बी दैट थिंग, 24√3. अब इसको जब करोगे तो 8√3 मीटर. ठीक है, क्योंकि 3 8 जा 24. करेक्ट. सो 8√3 मीटर. क्लियर. अगर √3 की वैल्यू डालने को बोलते हैं तो यू जस्ट सब्स्टिट्यूट 1.732 and then multiply it with 8. Otherwise you can leave the answer like this. Try the next. Now coming to question number 3. A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. आपने देखा होगा कि पार्क के अंदर स्लाइड्स लगी होती हैं, और जो स्लाइड्स होती हैं उसका जो स्लाइड वाला पार्ट है, will it be the hypotenuse of a triangle? करेक्ट. और आपने ये भी एक नोटिस किया होगा, कई जो स्लाइड्स होती हैं वो थोड़ी नीचे को होती हैं जिसमें एंगल कम होता है, और कई स्लाइड्स ऐसी होती है जिसमें एंगल ज्यादा होता है. हैव यू नोटिस्ड दिस थिंग आल्सो? जिस स्लाइड में एंगल कम रखा जाता है एग्जैक्टली वो स्लाइड्स होती हैं छोटे बच्चों के लिए, सो दैट दे विल नॉट गेट हर्ट देमसेल्व्स. समझ में आ रही है? तो यहाँ पर कहता है, अ कॉन्ट्रैक्टर plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she preferred to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter. यानी कि उसने 2 स्लाइड्स लगाई. एक उसने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ 1.5 मीटर हाइट से ही स्लाइड दूंगी. करेक्ट. क्लियर. एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री. कभी आपने देखा होगा ये वाली जो इंक्लिनेशन होती है कम होती है छोटे बच्चों की. Whereas the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter. दूसरे वाले में उसने she wants to have a steep slide at a height of 3 meter. Height है हुई. Correct. 3 meter and inclined at 60 degree. सही है. ये steep हो गया. 2 स्लाइड्स अलग अलग है. क्लियर. What should be the length of the slide in each case? यानी कि जब वो पूछ रहा है कि length of the slide, what he is asking? He is asking the hypotenuse. अब आप क्या करोगे, इन दो, because you are solving 2 triangles, so you will name them as differently. एक में ABC लगा दो और एक में PQR लगा दो. करेक्ट. एंड देन यू फाइंड द हाइपोटेन्यूज इन बोथ द केसेस. अब मुझे बताओ परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में क्या रिलेशन है, साइन. तो बस वही करना. क्लियर. सो मैं यहाँ पर दोनों सॉल्व कर रही हूँ. इन ट्राइंगल ABC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, AB इज 1.5 और AC आपको निकालना है such that AC is equal to 3 मीटर फर्स्ट केस में, और दूसरे वाले केस में एल्डर चिल्ड्रन के लिए यू कैन राइट PQR. अगेन फॉर्मूला सेम रहेगा, साइन 60 पे आ जाएगा पर PQ अपॉन PR. साइन 60 की वैल्यू इज √3/2,
PQ की वैल्यू 3 मीटर, PR you are supposed to find out. क्रॉस मल्टीप्लाई करो सच दैट PR इज इक्वल टू, देखो √3 PR इक्वल टू 3 टू 6 मीटर, तो PR की वैल्यू हो गई 6 बाय √3 से मल्टीप्लाई करो such that you will get 6 √3 divided by 2. It means 2, sorry 3, हाँ यहाँ पे गलत हो गया. It will be 2 √3 meter. Clear? So your ये जो है ये छोटे बच्चों के लिए ये है और बड़े बच्चों के लिए this one is the case. सही है? समझ में आ रही है? Clear? Coming to question number 4. The angle of elevation of the top of a tower from the point on the ground, which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. कहता है बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार. एक टावर है, उसका हम ऊपर से देख रहे हैं 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है. लेकिन जब ये 30 डिग्री बना रहा है, दोबारा देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि बेस है. क्योंकि उस बार बार, अच्छा ऐसे वाले क्वेश्चंस को जो भी ये वाले चैप्टर के आएंगे 2 बार रीड करना, 3 बार भी रीड करना, जब तक आपकी एफबीडी आपके क्वेश्चन के साथ में मैच ना करे. यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम आपके क्वेश्चन को पूरा सेटिस्फाई करनी चाहिए. समझ रहे हो? अभी देख लो, इतना प्रैक्टिस होने के बाद में भी आई रीड द क्वेश्चन ट्वाइस थ्राइस इन फ्रंट ऑफ यू. रीजन? क्योंकि मेरी डायग्राम गलत नहीं होनी चाहिए. क्लियर? क्योंकि ये वाला चैप्टर पूरा एफबीडी पे डिपेंड करता है. क्लियर? तो वो बोल रहे हैं 30 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. क्लियर? तो कर लो. अब आपको हाइट निकालनी है, बहुत सिंपल है. बताओ, बहुत सिंपल है. टेंजेंट लगेगा, वो नहीं है गलत, बट अगर तुमने ये 30 को यहां डाल दिया, ये 30 को यहां डाल दिया, तो गलत है. क्लियर? तो आपको लगेगा मैंने ठीक किया था, लेकिन गलत कैसे हो गया. टेंजेंट 30 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BC. So height is equal to 30 √3 मीटर. That's it. आंसर 2-3 लाइन का है, लेकिन एफबीडी गलत तो आंसर गलत. तो यार एक गलती हो गई. It is 1 by √3. I'm so sorry. This is 1 by √3 such that you will get it as height will be 30 by √3. √3 multiply करो 30 √3 upon 3, that gives you 10 √3 meter. So this is the height of the tower. Question number 5. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. ठीक है, आपकी एक काइट है. अब ये जब ये दे रखा है ना, काइट 60 मीटर अबव द ग्राउंड, इसका मतलब ये इसकी परपेंडिकुलर हाइट की बात कर रहा है, नॉट अबाउट द हाइपोटेन्यूज. इट इज सेइंग कि काइट जो है 60 मीटर अबव द ग्राउंड फ्लाई कर रही है. द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. अब इसके साथ जो स्ट्रिंग था उसको हमने ग्राउंड के साथ में बांध दिया. द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री. कहता है ग्राउंड के साथ में जो इसकी इंक्लिनेशन थी वो क्या थी, 60 डिग्री. हैव यू अंडरस्टूड? 60 मीटर हाइट पे है. दिस इज योर स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द ग्राउंड at a certain point such that this string is making 60 degree with the ground and the height of the kite is 60 meter. कई बार बच्चे इसको 60 मीटर को हाइपोटेन्यूज बना देंगे, तो ये गलती मत करना. क्लियर? फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग. ठीक है, तो कोई भी उसमें इट इज राइट, तो आपको क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है. आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज निकालना, साइन लगेगा. करेक्ट? सो आप इसको एक नेम दे दो, जैसे ABC. इन ट्राइंगल ABC साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर आपका AB है, हाइपोटेन्यूज आपका AC है. एक और साइन 60 की वैल्यू √3/2 है.
AB is 60, AC you are supposed to find out, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 AC is equal to 120, AC is equal to 120 डिवाइड बाय √3, इसको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करो such that you will get 120 √3 upon 3 जो कि आपको देगा 40 √3 मीटर. Clear? Let us start with question number 6. It says a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. एक tall building है जो कि 30 मीटर की है, ठीक है, और एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर. Clear? The angle of the elevation from his eyes. अब देखो यहां पर उसने बहुत क्लियरली बोला है बच्चे की आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन. क्लियर? The angle of elevation from his eyes to the top of building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. कल भी मैंने ये बताया था कि जब हम दूर खड़े होते हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता है, लेकिन जब हम किसी भी हाइट बिल्डिंग के पास में आते हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाता है. तो इसके लिए हमारे को दो चीजें समझनी पड़ेंगी. सपोज कर लो कि पहले टाइम में ही स्टैंडिंग ओवर हियर, ओके, सो दिस इज द ग्राउंड लेवल. अब ये बच्चा जब यहां से यहां पर देखता है तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बन रहा है 30 डिग्री. सो दिस इज योर फर्स्ट केस. लेकिन जब ये बच्चा दोबारा वापस यहाँ पर कहीं और पास में जाता है और ये दोबारा इस टॉप को देखता है तो उसको जो एंगल ऑफ एलिवेशन मिलता है दैट इज 60 डिग्री. हैव यू अंडरस्टूड? क्लियर? सो इट इज टेलिंग दैट इट विल मेक 60 डिग्री विद. हैव यू अंडरस्टूड? हमेशा दूर वाले को छोटा एंगल लेना और पास वाले को बड़ा एंगल. ठीक है. फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग. यानी कि उसको पूरा बेस नहीं चाहिए, एग्जैक्टली ही वांट्स द डिस्टेंस ही हैज वॉक्ड. गॉट इट? क्लियर? नाउ लेट अस लेबल आवर फिगर. पहले इसको फिगर को लेबल कर लो. करेक्ट? ठीक है. अब यहाँ पर देखो ये बच्चे की हाइट जो है ये यहाँ पर भी 1.5 रहेगी, इधर भी 1.5 रहेगी. ठीक है. तो BC इज 1.5 और ये जो 30 मीटर था दैट वाज द कंप्लीट 30 मीटर. करेक्ट? सो व्हाट वुड बी AB? यानी कि यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 1.5 फ्रॉम 30. करेक्ट ना? तो अरे यार टोटल हाइट में से बच्चे की हाइट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, बिकॉज इफ आई विल गो एंड स्टैंड अगेंस्ट अ टावर तो टावर मतलब इतना हाइट तो मेरा भी है ना, तो टावर तो इससे ऊपर है. करेक्ट ना? तो ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? AB इज व्हाट? 30 माइनस 1.5 मीटर, दैट गिव्स यू व्हाट? 28.5. क्लियर? सो AB की वैल्यू आ गई 28.5. अब आप क्या करोगे? इस वाले ट्रायंगल में यू विल फाइंड BD, छोटे वाले ट्रायंगल में. बड़े वाले ट्रायंगल में यू विल फाइंड BF. करेक्ट? क्योंकि DF will be equal to EG. DF और EG तो सेम ही रहने वाले हैं ना. करेक्ट? तो अगर मुझे DF निकालना होगा तो व्हाट इट विल बी? BF माइनस BD. क्योंकि उसने क्वेश्चन पूछा है कि वो बच्चा कितना पास में चल के गया बिल्डिंग के. करेक्ट? ही हैज नॉट आस्क्ड कंप्लीट डिस्टेंस. तो आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर फाइंडिंग EG मतलब EG इक्वल टू DF, एक ही बात है, EG निकालो या DF निकालो. यू हैव टू सब्ट्रैक्ट BD फ्रॉम DF. अग्री? फॉर फाइंडिंग EG. अब EG क्या है या ये क्या है? दिस इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय अ बॉय. मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि देखो ना बेटा, बेशक वो फुट से यहाँ से, अब मैं अगर यहाँ से लेके यहाँ तक बाय फुट कवर करती हूँ तो मेरा हेड भी तो साथ ही है, तो मेरे आईज भी तो उतना ही कवर करेंगे. ये थोड़ा ना हेड पीछे रहेगा और फुट आगे चले गए, ऐसा नहीं होता ना. अनटिल एंड अनलेस आई विल फॉल डाउन, जब तक तो नहीं होगा ऐसा. क्लियर? और फॉल भी किस तरीके से करती हूँ उस पर भी डिपेंड करता है. क्लियर?
So have you understood this thing? Therefore I told कि EG will be equal to TF. Clear? और ये समझ में आ गया? तो हम पहले एक या तो बड़े ट्रायंगल में निकाल लो, नहीं तो छोटे ट्रायंगल में निकाल लो, दोनों भी निकालने पड़ेंगे और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इन ट्रायंगल ABF, बट इन एवरी केस यू हैव टू मेंशन कि आप किस ट्रायंगल की बात कर रहे हो। समझ में आ रही है? आपने कभी भी देखा होगा जब मैं सोल्यूशन लिख रही हूँ, आई एम फर्स्ट मेंशनिंग विच ट्रायंगल आई एम कंसिडरिंग। कई बच्चे क्या करते हैं, ट्रायंगल का नाम नहीं लिखते, सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, तो उससे टीचर को पता नहीं लगता ये किस ट्रायंगल को सॉल्व कर रहा है, और उस केस में यू विल लूज योर मार्क्स। लूज ऐसे ही नहीं होते मार्क्स, लूज होते कि जब आप उस छोटी छोटी चीज का ध्यान नहीं देते जो कि रिक्वायर्ड है। क्लियर? सो इन ट्रायंगल ABF, अब देखो ये आपके पास में परपेंडिकुलर है, बेस आपको निकालना है, सो आपके पास में फंक्शन लगेगा टेंजेंट का। क्लियर? सो टेंजेंट 30 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BF। सही है? सो दिस इज 1/√3। AB की वैल्यू आपके पास में 28.5 है, BF यू आर सपोज टू फाइंड आउट। क्रॉस मल्टीप्लाई करो such that BF is 28.5√3 meter. Clear? Now we will go in the smaller triangle. In triangle ABD, दोबारा टेंजेंट लगेगा. So this will be AB upon BD. Tangent 60 is √3. AB आपके पास 28.5 है, BD you are supposed to find out. So BD is 28.5 डिवाइड बाय √3, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो such that you will get 28.5 √3 upon 3. Just check it whether can you divide this by this. तो हाँ देखो 9 के ऊपर 27 आएगा, 0.15 मतलब 15 is 5, so you are getting it as 9.5 √3 मीटर. पहले ये आया, बाद में ये आया. So what is your distance? So this distance, like I will just mention EG. EG is equal to 28.5 √3 माइनस, मैं जान के इसी के नीचे लिख देती हूँ, कई बार बच्चों को ये सॉल्व नहीं करना आता. अच्छा, मैंने ये देखा कि मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जहां पर तुम फंसते हो, यहां तक ठीक कर लोगे. मैंने ये भी चीज नोटिस की है कि यहां तक भी बच्चा ठीक कर लेता. आप ध्यान देना, यहाँ पर एक बच्चा, जो मैंने एक और चीज नोटिस की है, जब बच्चा एक आकर फंसता है, यहाँ तक उसको कोई इश्यू नहीं है. क्लियर? यहाँ तक बच्चा पहुंच गया, उसने ये भी लिख दिया कि EG इज इक्वल टू BF माइनस BD. उसने यहाँ से वैल्यूज ली, जैसे BF की वैल्यू 28.5 √3 माइनस 9.5 √3. अब यहाँ तक तो उसने कर दिया. अभी इसके आगे ब्रेन फिर गेम खेल गया और वो लास्ट वाला जो आंसर है ना, वहां पे फंस गया. क्यों? क्योंकि उसको माइनस नहीं करना आ रहा, दिमाग ले नहीं पा रहा कि भैया कैसे करना है. अगर मैं ये √3, दोनों का देखो, दोनों के रूट सेम है, अगर मैं इसी चीज को लिख दूं 28.5x माइनस 9.5x, अब ब्रेन क्या कह रहा है? सिंपल. हाँ, वहां पे फंस सकते हो अगर आपको डेसिमल सब्ट्रैक्शन नहीं आती. क्लियर? अगर आपके रूट सेम है, इट मींस यू आर एग्जैक्टली वर्किंग ऑन सम वेरिएबल. करेक्ट? अगर दोनों रूट अलग हैं, सपोज कर लो यहाँ 2 होता तो मैं इसको y लेती, तब हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाते. क्लियर? फॉर सब्ट्रैक्टिंग योर रूट पार्ट हैज टू बी सेम. मेरी बात समझ में आ रही है? अब जिस बच्चे को ये नहीं आता, देखो 28.5 √3 को कुछ नहीं होगा. √3 देखो, जब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, डू वी चेंज x? हम x को एज सच ही लिखते हैं. सो √3 विल बी रिटन एज सच ओनली. सिर्फ क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगी. क्लियर? अब अगर इसकी सब्ट्रैक्शन होगी तो देखो, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना, डेसिमल वाले नंबर इधर और डेसिमल के बाद वाले नंबर जस्ट उसके नीचे आने चाहिए. जिनकी राइटिंग पुअर है और ऐसे काम खराब करते हैं, तो जरा राइटिंग पे और राइटिंग स्टाइल पे, दोनों पे ध्यान दो. क्लियर? तो डेसिमल 0, अब यहाँ पर आया 18 आ गया, 18 में से 9 गए 9, सो इट इज 19
√3, भूलना मत √3 ऊपर था. So 19 √3 meters. So this is the distance a boy has traveled, coming near to the tower while measuring the angle of elevations. Question number 7. Question number 7 says, from a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. इसका मतलब क्या हुआ? देखो, आपने कभी भी ट्रांसमिशन टावर को देखा होगा. ये कौन से वाले ट्रांसमिशन टावर की बात हो रही है? एग्जैक्टली जो आपके टेलीफोन से रिलेटेड है. क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल वाले टावर को सोच रहे हो तो वो किसी भी बिल्डिंग के ऊपर नहीं लगाया जाता. ठीक है, लेकिन टेलीफोन वाले टावर्स को देखो, कई बार छोटी छोटी मीन बिल्डिंग्स के ऊपर में होता है, छत के ऊपर. दे पे द रेंट फॉर दैट थिंग. ठीक है. सो जो ट्रांसमिशन टावर्स होते हैं, अब समझ में आ रही है? अब क्लियर हो रहा है? हमारे पास में एक नीचे है बिल्डिंग. ओके, सो दिस इज द बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग की छत के ऊपर हमने टावर लगा दिया. क्लियर होगी बात? सो दिस इज योर ट्रांसमिशन टावर. कौन सा टावर? ट्रांसमिशन टावर. तो उसने बोला, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, ये बॉटम है, ये टॉप है, ऑफ द बॉटम एंड द टॉप. हम एक आदमी उस पॉइंट से नहीं हिला. पॉइंट इज सेम फ्रॉम वेयर ही इज मेजरिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन. And the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building. यानी कि ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग की जो हाइट है वो 20 मीटर है. It does not mean it has included the height of a tower. Clear? Are 45 degree and 60 degree. बॉटम के लिए उसको 45 डिग्री लगा मेजरमेंट एंगल, और टॉप के लिए उसको 60 डिग्री लगा. हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? एफबीडी समझ में आ गई? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. हाइट ऑफ द टावर मतलब आपको, अगर इफ आई विल लेबल इट एज ए बी सी डी, सो यू आर सपोज टू फाइंड आउट ए. क्लियर? अब ये वाली मैं फिर दोबारा से बता देती हूँ. दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल. कहीं पे ए बी डी मत ले लेना. सो देयर आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स. कौन कौन से? BCD एंड ACD. तो हम करेंगे क्या यार? सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है. इस ट्राइंगल BCD से मैं बेस निकाल लूंगी, क्योंकि इसकी परपेंडिकुलर मालूम है मुझे. सो आई विल बी एबल टू गेट द बेस. वंस आई गेट द बेस, आई विल गो इन द बिगर ट्राइंगल और उसका फिर टोटल परपेंडिकुलर निकाल लूंगी. टोटल परपेंडिकुलर मिलेगा ना AC. अब क्योंकि हाइट ऑफ द टावर चाहिए, तो क्या होगा? AB विल बी AC माइनस BC. क्लियर होगी बात? शुरू करो. सो द थिंग इज, AB अगर देखा जाए तो इसको ये हमने निकाला था. नाउ वी विल गो इन आवर स्मॉलर ट्राइंगल. कौन सा? इन ट्राइंगल BCD. 45 डिग्री इसका बन रहा है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना पड़ेगा. करेक्ट? तो हमने क्या किया? टेंजेंट 45 लगा भाई. परपेंडिकुलर हो गया आपका BC और बेस हो गया आपका CD. टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 है, BC इज 20, CD आपको निकालना है, तो CD इज 20 मीटर. क्लियर होगी बात? अब क्योंकि आप इसको निकाल चुके हो, तो अब आप कहां चले जाओगे? बड़े वाले ट्राइंगल में. इन ट्राइंगल ACD क्या लगाओगे? टेंजेंट 60 डिग्री. टेंजेंट 60 डिग्री क्या होता है? AC अपॉन CD. टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या है? √3. AC आपने निकालना है, CD की वैल्यू ऊपर से आ चुकी है 20. सो AC इज 20 √3 मीटर. ठीक है, टोटल AC आ गया. इट मीन्स आपको अब क्या करना पड़ेगा? अब आपको निकालना है AB. सो AB इज, व्हाट इज AB? AB इज AC माइनस BC. AC माइनस BC. AC की वैल्यू आपकी निकली है 20 √3.
BC की वैल्यू है 20 and if I will take 20 common, so I will be left with root 3 minus 1. अगर रूट 3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने को बोली जाती है, अगर एक तो तरीका ये है कि दिस इज द हाइट ऑफ टावर, यू कैन जस्ट राइट एंड फिनिश इट ऑफ यहाँ पर। अगर रूट 3 की वैल्यू भी दे दी जाती है कि भैया सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है, देन यू विल मूव वन स्टेप अहेड, 1.73 लगाओ, -1 करो, such that this will be 20 into 0.73. So this will be 7.3 into 2. That would give you 14.6 मीटर। ठीक है, सो आपका आंसर ये भी हो सकता है, आपका आंसर ये भी हो सकता है। सो दिस कुड बी ऑल्सो योर आंसर, दिस कुड बी योर आंसर। देखो जिसको डायग्राम में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सिंपल है। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की छत पर, छत समझते हो, रूफ टॉप है ना, रूफ टॉप के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर। कौन सा वाला ट्रांसमिशन टावर? क्या होता है कि बच्चों के दिमाग में हमेशा ट्रांसमिशन टावर इलेक्ट्रिकल आता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मत सोचो, कोई भी बिल्डिंग के ऊपर इलेक्ट्रिकल टावर इंस्टॉल नहीं होता, बट यू मस्ट हैव सीन कौन से टावर, जियो वगैरह एयरटेल के टावर होते हैं कि नहीं? तो एक टावर उसकी छत पे जाकर इंस्टॉल कर दिया। क्लियर? तो उसने बोला एक ग्राउंड के ऊपर, मतलब ग्राउंड के ऊपर एक आदमी खड़ा था, उसने क्या किया, टावर का बेस का एंगल ऑफ एलिवेशन और टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, टावर के बेस का। अब टावर का बेस कहाँ है? बिल्डिंग के ऊपर है ना, सबसे ज्यादा रूफ पे है ना। So this would be, अगर ये बेस ऑफ द टावर है, so this would be the top of the building ना, दोनों एक ही तो है। बेस ऑफ द टावर एंड द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज सेम ना। तो बेस ऑफ द टावर और टॉप ऑफ द टावर, उन दोनों को मेजर किया, लेकिन एक ही एंगल से मेजर, एक ही पॉइंट से मेजर किया। तो जब उसने बॉटम देखी तो 45 डिग्री बना रहा था, टॉप देखी तो 60 डिग्री बना रहा था, और बिल्डिंग की हाइट उसने 20 मीटर दी है। क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड नाउ? और पूछा है कि भैया टावर की हाइट बताओ। तो इसको सॉल्व हमने क्या किया, दोबारा हमने बीसीडी में गए, इससे हमने बेस निकाला, फिर बड़े वाले ट्रायंगल में गए, उससे हमने टोटल परपेंडिकुलर निकाला एसी, और फिर टावर की हाइट के लिए वी सबट्रैक्टेड बीसी फ्रॉम एसी। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 8 वो कहता है कि अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। से दिस इज योर पेडेस्टल और इसके ऊपर एक हमने स्टैचू बना दिया। ठीक है, यहाँ पे महाराणा प्रताप करेक्ट। सो इसके ऊपर एक स्टैचू है, 1.6 मीटर टॉल का स्टैचू है। From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. एक आदमी ने इसको यहाँ से देखा और इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन निकला वो क्या निकला? 60 डिग्री। हाँ, एक मिनट। And from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Exactly same ही चल रहा है, कुछ फर्क नहीं है, कुछ फर्क नहीं है, कंडीशन अलग है बस। क्लियर? फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। अब इंस्टेड ऑफ ऊपर के अभी जैसे नीचे वाला पार्ट निकालना है, करेक्ट? सो यू नीड टू गेट द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो आप इसको ए बी सी डी मेजर करोगे। अब आप क्या करोगे, बड़े वाले ट्रायंगल में जाओगे, करना तो वैसे ही पड़ेगा। पहले हम छोटे वाले ट्रायंगल से बेस निकाले थे बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए, अब क्या करेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल से बेस निकालेंगे छोटे वाले ट्रायंगल के लिए। दैट्स इट, उतना ही करना है। तो आप क्या करोगे, इन ट्रायंगल एसीडी 60 डिग्री का बना रहा है, तो आपको परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर आपको कंप्लीट एसी लेना पड़ेगा। ठीक है, टेंजेंट 60 डिग्री इक्वल टू AC अपॉन CD। टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू हो गई √3। AC जो है दैट इज AB प्लस BC, करेक्ट, डिवाइड बाय CD। √3 AB की वैल्यू कितनी है, 1.6 मीटर,
BC हमें मालूम नहीं है जिसको हमने H ले लिया, और CD भी हमें मालूम नहीं है जिसको हम X ले सकते हैं। ठीक है, यूजुअली डिस्टेंसेस जो ग्राउंड पे होते हैं हम X से लेते हैं और हाइट्स को हम H से लेते हैं। इन मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक ऑल्सो दे आर फॉलोइंग द सेम थिंग। अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया सच दैट √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस h, या फिर h इज इक्वल टू, या x की वैल्यू लिखो, पुट x, सो x इज इक्वल टू 1.6 प्लस h अपॉन √3। इसको तुम ऐसे छोड़ दो, लेटर ऑन वी विल सी कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। मार्क दिस एज इक्वेशन 1 एंड लेटर ऑन वी विल यूज इट। क्लियर, समझ में आ रही है? Now we will go in triangle BCD. Now in triangle BCD. BCD में ही लगाओगे क्या? टेंजेंट लगाओगे, टेंजेंट 45 डिग्री इक्वल टू BC अपॉन CD। टेंजेंट 45 1 होता है, BC क्या है? H, CD कितना है? X, सो H इज इक्वल टू X। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। आपको निकालना था H, तो व्हाट यू कैन डू इज, देखो H इक्वल टू X आया, सो कैन आई से कि इस X की जगह पे आई विल रिप्लेस इट विद H। कैन आई रिप्लेस दिस X with H? So I will say replace X with H in equation 1, करेक्ट ना? या फिर तुम ये लिख सकते हो कि सब्स्टिट्यूट इन 1, दोनों भी लिख सकते हो जैसे मर्जी। तो हम लिखेंगे H इक्वल टू 1.6 प्लस H अपॉन √3। अब ये इससे मल्टीप्लाई कर दो, √3H इक्वल टू 1.6 प्लस H। H को इधर ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज करोगे तो यू विल गेट 1.6। H कॉमन लोगे, √3 माइनस 1, 1.6। H की वैल्यू विल बी व्हाट? 1.6 डिवाइड बाय √3 माइनस 1। अब क्या करोगे? You cannot leave your root in the denominator. क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन के लिए 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से, such that the numerator will be 1.6, ब्रैकेट लगा दो, √3 प्लस 1 नीचे बन गया, √3 का स्क्वायर इज 3 माइनस 1 जो कि 2 आ गया, करेक्ट। अब 2 से इसकी कटिंग करोगे तो कितना आ जाएगा? डेसिमल 8, और अगर डेसिमल भी हटाना है तो ठीक है, वी विल पुट डेसिमल 8 और √3 प्लस 1, करेक्ट। अब हो सकता है डेसिमल 8 की जगह भी आप क्या करो, इसको 8/10 कर दो, तो दिस विल बी 4/5। ऐसा भी आंसर लिख सकते हो, 4/5, और ये ब्रैकेट आ गया √3 प्लस 1 मीटर। और अगर √3 की वैल्यू डालनी है तो यू सब्स्टिट्यूट √3 इज इक्वल टू 1.73, ऐड करो तो 2.73 आ जाएगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो एंड देन डिवाइड विद 3। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपको वहां पर आंसर, मतलब उसने बोला है सब्स्टिट्यूट करने को √3 की वैल्यू, यस और नो। समटाइम्स दे डू नॉट टेल यू टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ √3। क्लियर? हमारी टेक्स्ट बुक में कैसे दिया हुआ है आंसर? हैज इट सेम? ठीक है, ठीक है, ऐसा दिया 0.8 दिया था, तो ठीक है, आप 0.8 पे भी छोड़ सकते हो, मैंने आगे फर्दर फ्रैक्शन में डाल दिया, वो भी ठीक है। क्लियर?